हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग इसमें MTS 2022 के इंग्लिश के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज का जो हमारा पेपर है वो 14 जून 2023 का शिफ्ट 1 का पेपर है। इसके पहले हम लोगों ने 13 जून के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का पेपर सॉल्व किया था। इसके पहले मई का पूरा पेपर सॉल्व किया था। अच्छा, 2022 का ये एग्ज़ाम 23 में हुआ था और 23 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था वो सितंबर 23 में हुआ था, ठीक है। और इसके पहले हम लोग 2021 का MTS का पूरा कर लिए हैं, 2022 का इसमें चल रहा है और लेकिन 2023 का पहले ही कर चुका हूँ। तो 23 वाला पहले कर दिया था और 22 वाला बचा था जिसमें मई वाला अभी अभी ख़त्म किया है, जून वाला इस समय शुरू किए हैं हम लोग। तो आपको जो अगर MTS ही फॉलो कर रहे हैं तो ये तीनों देख लीजिएगा। वैसे मेरा तो ये कहना है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को फॉलो कर रहे हो सारे के लगाइए। आप MTS देते हैं तो CGL भी लगाइए, CHSL भी लगाइए। जो CGL वाले हैं वो स्टेनो भी लगाएं और CPO भी लगाएं। सारे SSC जितने एग्ज़ाम लेती है सारे के सारे इंग्लिश के पेपर आप सॉल्व करिए, सबसे फ़ायदा मिलेगा। आप 4 लगा लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या फ़ायदे होते हैं। देखो, पेपर बनाने वाली टीम वही है, ठीक है। तो जैसे जो CGL का पेपर बना रही है वही MTS का भी पेपर बनाती है, टीम वही होती है। तो उनके वर्ड्स इधर उधर होते रहते हैं मोस्टली, और जो पेपर्स हैं उनमें जो गैप होता है वो 19-20 का फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं। कभी कभी तो मुझे MTS के पेपर जो है CGL से ज़्यादा स्टैंडर्ड लगते हैं। मैं पेपर करा रहा हूँ, मैंने 20 साल का पेपर सॉल्व किया हुआ है अभी। मतलब अब से ये मान लो कि करीब मान लो 2000 से शुरू कर लो, सन 2000 से जितने भी पेपर हुए हैं SSC के सारे पेपर सॉल्व किए हैं। और इधर बीच भी जितने होते हैं सब के सब, भाई मुझे प्रीवियस पेपर सॉल्व कराना है तो मुझे तो करना ही पड़ता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं जो कि MTS, CGL, CHSL, CPO सारे के सारे पेपर सॉल्व किया, तो मैं कह रहा हूँ ना आप लोगों से कि आप सारे के सारे पेपर सॉल्व करिए किसी भी एग्ज़ाम को परसू करते हो। तो ये कोई अहंकार की बात नहीं है, घमंड की बात नहीं है। क्योंकि मैंने सारे पेपर सॉल्व किए हैं, मुझे आइडिया है, आपसे बेहतर आइडिया है मुझे कि पेपर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता और एक दूसरे में पेपर का जो पैटर्न है और जो वर्ड्स हैं, क्वेश्चंस हैं वो मतलब एक्सचेंज होते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेपर बनाने वाली टीम वही होती है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मेरी इस बात को मानते हैं नहीं मानते हैं। बीइंग अ टीचर और आपका गाइड होने के नाते मेरे लिए ज़रूरी था कि जो मेरे एक्सपीरियंस हैं वो आपसे शेयर करूं। चलिए, ये तो हो गई बातें। अब आगे बढ़ते हैं, आज का डिस्कशन देखते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है फिलर्स का, ठीक। तो चलिए पढ़िए जरा। पे अटेंशन टू व्हाट इज़ हैपनिंग। पे अटेंशन टू व्हाट इज़ हैपनिंग, पहले यहाँ तक हो गया। और मेक डैश एडजस्टमेंट्स बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर उसके लिए क्या करिए? एडजस्टमेंट करिए, कुछ उपाय करिए, कुछ एडजस्टमेंट करिए जो कुछ हो रहा है उसके लिए। तो अब बताओ, मेक इम्पार्शियल एडजस्टमेंट। इम्पार्शियल मतलब बिना भेदभाव के, ठीक वर्ड है, बिना भेदभाव के आप इंतज़ाम करिए, सही है। ऑनेस्ट, ये भी हो सकता है, ऑनेस्ट एडजस्टमेंट भी हो सकता है। प्लेसिड का मतलब क्या होगा? एकदम शांत। तो प्लेसिड नहीं, शांत एडजस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि ये आदमी की पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है, ये नहीं लगा सकते हैं आप, ये कट गया आपका। रहा रिजनेबल। रिजनेबल का मतलब क्या होता है? सबसे सूटेबल, एक उचित एडजस्टमेंट करिए। अब ये बताओ कि इन तीनों में इम्पार्शियल एडजस्टमेंट, ऑनेस्ट एडजस्टमेंट और सूटेबल या रिजनेबल एडजस्टमेंट में, तो इन दोनों में बेस्ट कौन होगा? रिजनेबल होगा। जब हम कोई चीज़ एडजस्टमेंट करते हैं, जब किसी काम का कोई उपाय करते हैं, तो उपाय क्या होनी चाहिए? एकदम उचित होना चाहिए, एकदम प्रॉपर होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। अब रीजनेबल आने के बाद अब ये इम्पार्शियल और ऑनेस्ट कट गया। अब कौन होगा? अब रीजनेबल होगा क्योंकि उपाय के लिए बेहतर ऑप्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अब इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर निकालनी है। तो लिखा है कि ईडी, ये ईडी मतलब भारत सरकार वाली ईडी नहीं है। ईडी जस्ट पैनिक्स। पैनिक्स का मतलब क्या होता है? डर जाना, ठीक है, डर जाना। व्हेन इट गेट्स क्लोज नियरर द एंड, तो ईडी जो है वो डर जाता है जब ये गेट्स के बाद क्लोज और नियरर। देखो, क्लोज भी लिखा है, नियरर भी लिखा है। अगर क्लोज लिख दिया तो नियरर की क्या ज़रूरत थी? व्हेन इट्स गेट्स क्लोज टू द एंड, तो क्लोज के बाद टू लगता है। क्या लगता है? क्लोज के बाद टू, क्लोज टू द एंड। तो ये जो नियरर है वो गलत है और ये रहा आपका ऑप्शन थर्ड, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से खाली जगह भरना है। सेंटेंस पढ़ो, द ओनली वन डैश शैटर्ड देयर मोनोटोनी। मोनोटोनी मतलब क्या होता है, एक निरस्ता होती है या एकरसता होती है, ठीक, लाइफ एक जैसी चली जा रही है, रोज का वही शेड्यूल है, ये होता है मोनोटोनी। बाय हिज विजिट्स वाज कृष्णा, ठीक है। द ओनली वन मतलब इकलौता व्यक्ति, मतलब चाहे जिस चीज़ से उनकी मोनोटोनी डिस्टर्ब होती है, तो चाहे जिससे में व्हिच एवर होगा नहीं, हुम एवर होगा नहीं, क्योंकि किसी पर्सन के लिए लगा नहीं है। हु एवर होगा नहीं, हु एवर ये सब तब लगता है ना, देखो ये सब तब यूज किया जाता है जब एंटीसीडेंट। अब यहाँ पे द लिखा है कृष्णा दिया या ओनली वन दिया है, तो हु एवर लगा नहीं सकते हो। अब क्या लगाओगे आप, वॉट एवर लगाओगे। रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें क्या मतलब जो क्वेश्चन है वो है रिलेटिव प्रोनाउन का। आप एक बार रिलेटिव प्रोनाउन दोहरा लीजिए, वॉट एवर का यूज, वॉट एवर विच एवर का यूज पढ़ लीजिए, आपको ये चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा है, इसके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देना है। एक स्टेटमेंट दिया है कि अ वायलेंट विंड, वायलेंट विंड का मतलब बहुत तेज़ आंधी, बहुत तेज़ हवा, मतलब ये तूफान टाइप का होगा कुछ। वायलेंट विंड दैट हैज़ अ सर्कुलर मूवमेंट, मतलब ये साइक्लोन होगा। वायलेंट विंड जैसे ऐसे 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 हवा जो घूमती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं ना, ये साइक्लोन, ठीक है। चाहे ऐसा घूमे या मतलब कभी कभी ऐसा घूमती है, कभी कभी ऐसा होता है, मतलब साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों होते हैं। चलो अब हम ज्योग्राफी पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, सुनामी क्या होता है। सुनामी का मतलब क्या होता है, जब समुद्र के सतह के नीचे, ओशियन के सरफेस के नीचे भूकंप अर्थक्वेक टाइप का कुछ आता है और समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, तो वो सुनामी होता है। वो यहाँ पर नहीं है, विंड है। ड्रॉट का मतलब क्या होता है, सूखा पड़ जाता है जब कई साल तक बारिश नहीं होती। डिल्यूज का मतलब क्या होता है, हैवी रेन, जब बहुत बारिश आती है, बहुत बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनमें विंड कोई नहीं है। विंड क्या है, हरिकेन। हरिकेन क्या है, एक तरह का तूफान है, आंधी चक्रवाती है, उसको कहते हैं। तो ये आ रहा आपका हरिकेन। ये जीएस से भी हल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना। एक ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है। चार के चारों वर्ड सेम है, कंट्रीब्यूट है। तो कंट्रीब्यूट की स्पेलिंग क्या होती है, CONTRIBUTE, पहला वाला सही है। दूसरे में टी के बाद डबल आर आई सिंगल आर होता है। और कंट्रीब्यूट यहाँ BU, अब ये जो दिखा है देखो बी, ये ब्यूट, इसमें ई यहाँ नहीं लगता, यहाँ लगता, ठीक है। तो ये गलत होगा। यहाँ कंट्रीब्यूट में देखो डबल बी नहीं होता, सिंगल बी होता है। अब क्लियर हो गया ना, कंट्रीब्यूट की स्पेलिंग पहली वाली सी। कंट्रीब्यूट मतलब होता है योगदान देना, आप अपना क्या योगदान दे रहे हैं, ठीक है। योगदान पैसे का भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है, मेहनत भी हो सकती है। अब अगला वाला क्वेश्चन है, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड लिखा है और इतना क्या है, ये देखो ब्रैकेटेड है। जितना ब्रैकेटेड है उसमें आपको सब्सटीट्यूशन ढूंढना है। पढ़ दो, नाइदर आर द पॉलिटिकल फैक्शन। फैक्शन का मतलब क्या होता है, धड़ा जिसको कहते हो। जैसे मान लो कि जैसे राजनीति में दो धड़े होते हैं, दो ग्रुप बन जाता है, दो अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, उसको फैक्शन कहा जाता है। नाइदर आर द पॉलिटिकल फैक्शंस मतलब जितने भी पॉलिटिकल फैक्शन है, जितने भी पॉलिटिकल धड़े हैं, राजनीतिक धड़े हैं, उनमें एक भी नहीं। अब जब यहाँ पे नाइदर लगा हुआ है, नाइदर के साथ हम हैज नहीं लगा सकते। नाइदर के साथ क्या लगाना पड़ेगा, हैज लगाना पड़ेगा। मच इंटरेस्ट इन एनवायरमेंटल इंटरेस्ट, बाकी ये सब ठीक है, बाकी वही है, हमको लगता है वही हैव का हैज करना पड़ेगा, ठीक है। तो नो सब्सटीट्यूशन तो हो नहीं सकता। नाइदर ऑफ द पॉलिटिकल फैक्शंस हैज। अच्छा, जब आप हैज लगा लोगे तो हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना, हैज इज फॉलोड बाई अ थर्ड फॉर्म। तो हैव की जगह यहाँ क्या होता, अगर हैड होता तो सही होता। तो फिलहाल ये सेकेंड वाला भी गलत है। अब यहाँ देखो, नाइदर ऑफ द पॉलिटिकल फैक्शंस हैव। हैव भाई जब यहाँ गलत कर दिया था हैव, क्योंकि नाइदर का अगर इसका सब्जेक्ट नाइदर है तो नाइदर नार के साथ, नाइदर ना नहीं, नाइदर आइदर एनी ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, इन सब के साथ तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं ना। तो अब एक दो गलत हो गया। अब एक इसको पढ़ो ना पढ़ो, दो में गलतियाँ निकलेंगी, ये तो कुछ सही होना ही होना है। देखो, नाइदर ऑफ द पॉलिटिकल फैक्शंस हैज़ लिखा, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म लगा दिया, करेक्ट। योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट में आ जाओ, इसमें क्या करना है, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट। अंडरलाइन कितना किया हुआ, टू ईट लेस, ये लिखा हुआ टू ईट लेस। आई ट्राई टू ईट। अच्छा, ट्राई के बाद टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये बात सही है। ट्राई के बाद टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो आई ट्राई टू ईट, ये तो सही है। अब देखना है लेस मीट। मीट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए लेस लगाना भी ठीक है। एंड मोर वेजिटेबल, यहाँ मोर लगा हुआ है तो मोर के साथ कंपैरेटिव डिग्री, दोनों कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए ना। तो इस सेंटेंस में कोई गलती नज़र नहीं आई। जब कोई गलती नहीं नज़र आई तो क्या करिए आप, नो इम्प्रूवमेंट कर दीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब जो ये ब्रैकेटेड पार्ट है, मेनी अपॉर्चुनिटीज केम एंड वेंट व्हाइल ही लेड वेसल्स वेस्टेड। अब यहाँ से हमें कुछ काम तो बन सकता है, जैसे ये लेड वेस्टेड, लेड वेस्टेड क्या हो गया, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म होने का मतलब इसके लिहाज से ये जो हमारी इवेंट है ये भी ठीक है और ये जो केम है ये भी ठीक है, ये दोनों सही हो गई। अब यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं मिल रही है। अब यहाँ लिखा कि मेनी अपॉर्चुनिटीज, एक तो देखो यहाँ अपॉर्चुनिटीज लिखा हुआ है और एक यहाँ पे आ लिखा हुआ है, तो आ लग जाता है। जब मेनी के बाद आ लग जाता है तो अपॉर्चुनिटीज़ प्लूरल आप नहीं कर सकते हो, ये गलत हो गया। दूसरी बात, ये आ नहीं एन होना चाहिए था, ठीक है, ध्यान देना। अब जब आप आ मेनी यूज करते हो, ठीक है, गौर करिएगा, आ मेनी यूज करते हो तो आ मेनी के साथ आप प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करते हो और प्लूरल वर्ब यूज करते हो। लेकिन अगर आप मेनी के बाद आ लगाते हो या एन लगाते हो तो इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो सिंगुलर प्लूरल का कोई मैटर ही नहीं आया। मेनी अपॉर्चुनिटी, या तो मेनी एन अपॉर्चुनिटी कहो या तो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ कहो, जो मिल जाए हमको। आ मेनी अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएगा या मेनी एन अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। मेनी के बाद एन लगेगा क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी लगा रहे हो तो सिंगुलर। देखिए कहाँ से सही किया गया है, यहाँ मेनी के बाद एन लगा, अपॉर्चुनिटी लगा, केम वेंट, ठीक है, ये तो सही है पहला वाला। दूसरे में देखो मेनी लिखा है, अपॉर्चुनिटीज लिखा है, मेनी अपॉर्चुनिटीज। अब ये लिखा वेंट है ना, ये वेंट है, वेंट के पहले क्या लगा दिया, कम लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गलत हो गई। और यहाँ देखो एन के साथ अपॉर्चुनिटीज़ लिखे हुए हैं, जब अपॉर्चुनिटीज़ के पहले आप एन कैसे लगा सकते हो, तो दूसरा और चौथा गलत हो गया और जो स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी गलत था। तो हमारे पास एक ऑप्शन बच रहा है, कौन सा, पहला वाला। और क्यों पहला वाला होगा, मैंने कारण आपको बता दिया है। चलिए 9 नंबर पे आ जाइए। 9 नंबर पे आपको एंटोनिम बताना क्या, इर्रिवरेंट का। रिवर का मतलब क्या होता है, एक REVER होता है और एक RIVER होता है। RI वाला क्या है, नदी है, और REVER जो होता है वो होता है सम्मान, आदर, रेस्पेक्ट, ठीक है, ये होता है। तो रिवर में अगर ये वर्ब है, ठीक है, रिवर क्या है, वर्ब है, अगर हम इसमें ENT जोड़ देते हैं तो क्या होता है, रिवरेंट मतलब एडजेक्टिव बन जाएगा, सम्माननीय, मतलब जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, ये बनेगा। तो इसका एंटोनियम बताना है आपको, ठीक है ना, क्या बनाना है, रिवर, ओहो गलत बने, ठीक है, ये रिवरेंट हुआ ना, इतना बना ना, रिवरेंट मैंने बताया ना अभी आपको, रिवरेंट। इसके पहले क्या लगा हुआ, एयर लगा हुआ है। तो अब देखो आप जरा रिवर देख लो, रिवर में क्या लगा दिया आपका, ENT लगा दिया, सम्माननीय बन गया, और इसके पहले IR लगा दिया। तो जब IR लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। रिवरेंट क्या मतलब होता है, रिस्पेक्टफुल, ठीक है, रिवरेंट रिस्पेक्टफुल हो जाएगा। अब एर लगा दोगे तो मतलब इररिस्पेक्टफुल हो जाएगा, मतलब जिसका सम्मान नहीं करने लायक होता है। तो जिसका ये हो गया ना, जिसका सम्मान ना किया जाए। अब इसका अपोजिट हो गया रिस्पेक्टफुल, जिसका सम्मान किया जाए। क्योंकि ये यहाँ पे क्वेश्चन इररिवरेंट था ना, मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन देखिए ज़रा, क्या लिखा, इररिवरेंट लिखा है, ठीक है, ये देखो इररिवरेंट लिखा है, मतलब अपमानजनक होगा, ठीक है। तो उसका अपोजिट क्या हो गया, ये रिस्पेक्टफुल हो जाएगा। रेस्टोरेशन का मतलब क्या होता है, पुरानी स्थिति को फिर से प्राप्त करना। रिलीवेंट का मतलब क्या होता है, रिलेटेड होता है। और डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव होता है। जैसे गर्मी में मेढक वगैरह ज़मीन के नीचे चले जाते हैं ना, तो वो क्या होता है, इनएक्टिव रहते हैं, डोरमेंट रहते हैं। पानी बरसेगा फिर देखना टर टर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 4 सेंटेंस दिए हैं, चूज द सेंटेंस विद करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें एक सेंटेंस ऐसा है जिसकी सारी स्पेलिंग करेक्ट हैं, तो ढूंढो। लिखा यहाँ, द जॉब ऑफ द आर्टिस्ट इज़ टू मेक द रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन सही है, परसेप्टेबल, जो रिवोल्यूशन को परसेप्टेबल बना दे, ठीक है। यही पहला वाला है जिसकी सारी स्पेलिंग सही हैं, क्योंकि दूसरा वाला जो है इसमें आप ऑकवर्ड की स्पेलिंग देखोगे तो आपको गलत लगेगा, AWK इतना सही है, उसके बाद WARD लगता है, ऑकवर्ड, अटपटा, ठीक है। तो ये दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरे में आ जाओ, माइक्रोसॉफ्ट अनाउंसमेंट प्लान्स टू मेक बिड्स टू अक्वायर, अक्वायर की स्पेलिंग गलत है, सिंगल होगा, ACQUIRE ये होता है, तो गलत हो गया। चौथे में देख लो, अमेंडमेंट
अचीव, अचीव की स्पेलिंग देखो ACHI पहले होता, ई बाद में होता है, ठीक है। तो ये देखो IE, ये भी गलत हो गया। पहला मतलब पहला, ये दूसरा नहीं जी, ये पहला वाला पक्का हो गया। अब श्योर है ना, क्योंकि बाकी में हमने आपको स्पेलिंग मिस्टेक दिखाई। अब आ जाओ 11 नंबर पे, क्या है इसमें देखो 11 नंबर पे एडियम ऑफ एज है। इसका मीनिंग बताना है आपको। इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम मतलब एकदम एन मौके पर, जैसे फिल्मों में होता है ना कि बम फुटने वाला है, बस पहले दिखाएंगे कि 25 मिनट रह गया है, फिर 20 मिनट रह गया है, फिर 15 मिनट रह गया है, फिर मतलब 1 मिनट बचा हुआ है और हीरो भी जाम में फंसा हुआ है हीरो जाम में फंसा हुआ है, बम फूटने वाला है, बस 25 सेकेंड बचा हुआ है, कभी कभी तो 25 सेकेंड बचा हुआ है, फिर वहाँ से कुत्ता फांता खींचते, जब तक हीरो पहुँचेगा नहीं तब तक बम फूटेगा नहीं। जैसे ही हीरो हीरोइन को लेके छत से कूदेगा, उधर वो कूदे उधर बम फटा भड़ाम से। इसको कहते हैं हीरो कब पहुँचा, इन द निक ऑफ टाइम, एकदम आखिरी मोमेंट पे। ओनली जस्ट इन टाइम, ओनली जस्ट इन टाइम मतलब ठीक 1 मिनट पहले, ये हो गया। एवरी टाइम हमेशा नहीं होगा, फ्रिक्वेंटली नहीं होगा, मीन टाइम नहीं होगा, तो पहला वाला ऑप्शन हो गया। सिचुएशन समझ गया कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एरर बताइए आप। द NCGG हैज़ बीन सेटअप टू असिस्ट इन ब्रिंग अबाउट गवर्नेंस रिफॉर्म्स थ्रू स्टडीज। NCGG हैज़ बीन सेटअप, NCGG को सेटअप किया गया है टू असिस्ट, असिस्ट मतलब हेल्प करने के लिए, इन ब्रिंग। देखो कभी मैंने आपको कहा था कि कोई भी प्रेपोजिशन हो, टू को छोड़कर दुनिया का कोई प्रेपोजिशन हो, इसके बाद अगर वर्ब आ रही है तो क्या लगेगा, ING फॉर्म। तो असिस्ट के बाद इन लगा है, तो ये जो ब्रिंग लिखा है उस ब्रिंग की जगह होगा ब्रिंगिंग। समझ गए ना, ब्रिंगिंग। तो कहाँ गलती है, ब्रिंगिंग 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 कहाँ है, ये पहला वाला गलत हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं 13 में। करना क्या है आपको दिखाई दे रहा है, लंबर हैज मेनी डैश बियॉन्ड होम बिल्डिंग। पहले लंबर समझो, लंबर का एक दूसरा वर्ड में आपको बता दो, टिम्बर। टिम्बर जानते हो क्या होता है? अपने घर तो बनवाया नहीं है, खुद का पापा ने बनवाया होगा तो आपको भी नहीं पता टिम्बर। देखो टिम्बर होता है जब घर और बनना लगता है ना, तो बांस बल्ली ढेर सारा लगता है ना, लकड़ी लगती है, तो उसी को लंबर कहते हैं। लंबर के बहुत सारे यूज हैं, होम बिल्डिंग घर बनाने के अलावा भी उसके बहुत सारे काम होते हैं। तो हैज मेनी यूजेज होगा ना, हैज मेनी प्लसेज, हैज मेनी लॉसेज, हैज मेनी ट्रंक्स, ये सब नहीं होगा। क्या होगा, हैज मेनी यूजेज। चलिए, घर बनाने के अलावा भी लकड़ी के बहुत सारे काम होते हैं। 14 नंबर में आओ बच्चा, इसमें क्या करना है आपको, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम किसका, ये फ्रैंक एक वर्ड दिया हुआ है। He is frank about what he sees at the shortcomings of his great predecessors। तो predecessors का मतलब हो गया हमारे पूर्वज, और shortcomings मतलब हमारे पूर्वजों की कमियां, ठीक है। तो कोई व्यक्ति है, ही जो है वो बहुत फ्रैंक है, क्या करने में, गलतियां देखने में, shortcomings देखने में अपने पूर्वजों की। तो मतलब ही एक ऐसा व्यक्ति है जो ये बहुत उत्सुकतापूर्वक, बहुत ही फ्रैंकली देखता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या गलती की है। तो यहाँ फ्रैंक का मतलब क्या हुआ, नोटिस करना, मतलब वो अपने पूर्वजों की गलतियों को क्या करता है, अच्छे से नोटिस करता है, ध्यान देता है, उनसे सीखता है। एंटोनिम का मतलब क्या हो गया, अवॉइड कर देना हो जाएगा। आप पूर्वजों की गलतियों को अवॉइड करें, उनसे कुछ सीख नहीं रहे, छोड़ो, हमसे क्या लेना देना वाला एटीट्यूड। तो इवेसिव, इवेसिव देखो ये क्या होता है, एक वर्ड है इवेड। ये वर्ड मैं आपको बहुत बार सुना चुका हूँ। इवेड का मतलब क्या होता है, जैसे टैक्स इवेजन सुना है, चोरी करना, या इवेड मतलब छूट देना, छोड़ देना। एक होता है ना छूट या छोड़ देना, अवॉइड करना, ये होता है अवॉइड करना, ठीक है। टैक्स इवेजन, टैक्स इवेडर इसी से बनता है, और टैक्स इवेसिव, इवेसिव ये जो है इवेसिव लिखा है ये एडजेक्टिव है। इवेड होता तो वर्ब होती, ये जो इवेड लिखा मैंने ये वर्ब है। इवेजन होगा तो क्या होगा, नाउन होगा। तो ये हो गया। अब यहाँ फ्रैंक का मतलब क्या हुआ, वो गलतियों को अच्छे से नोटिस करता है, और इवेजिव का मतलब क्या होता है, जाने देता है, अवॉइड करता है, उस पर ध्यान नहीं देता है। तो ये रहा आपका ऑप्शन, क्योंकि फ्रैंक का अपोजिट यही होगा। असिस्टिंग का मतलब उसकी हेल्प करना, फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली, चीयरफुल मतलब बहुत खुशहाल। ठीक, अब समझ गए ना क्यों होगा इवेसिव। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है 15। इसमें क्या करना है, आप इसके लिए जो ये सेंटेंस लिखा है इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लाइए। ठीक है, पढ़ो जरा। लिखा है वन हु हेट्स, हेट्स लगने का मतलब मीशो लग जाएगा। द आर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के लिए क्या लगेगा, गाइन। वुमेन के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, गाइन। और हेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, मीशो। ऑप्शन ढूंढ लो, क्या हो गया, मीशो गाइनिस्ट, मीशो गाइनिस्ट। अथीस्ट का मतलब क्या होता है, नास्तिक। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो ये नास्तिक होता है, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। फेमिनिस्ट मतलब होता है नारीवादी, मतलब अ पर्सन हु इज सपोर्टर ऑफ द वीमेन राइट्स एंड वीमेन इमेंसिपेशन, जो औरतों के अधिकारों का समर्थक होता है, फेमिनिस्ट होता है। पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है, निराशावादी। अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ व्हाट ही डज नॉट हैव, उसके पास क्या नहीं है यही सोचा करता। व्हाट डज ही हैज़, ये कभी नहीं सोचा करता। तो आंसर फिलहाल क्या होगा यहाँ पे, मिसोगाइनिस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गया, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ फिर वही नो एरर का मैटर है। सेंटेंस पढ़ो। द पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्स टू अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स एट द डांस कंपटीशन। अब देखो पार्टिसिपेंट्स ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, कौन बताएगा। पार्टिसिपेंट्स क्या हो गया, प्लूरल है। और रिस्पॉन्ड ये वर्ब है, वर्ब में एस लगा हुआ है, तो वर्ब में एस लगने पे वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। तो प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब क्या कम्बिनेशन बनेगा, तो सब्जेक्ट वर्ब, रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डज नॉट अलाउ अ सिंगुलर वर्ब विद अ प्लूरल सब्जेक्ट। तो गलती कहाँ हो गई, पार्टिसिपेंट्स प्लूरल, रिस्पॉन्स ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया और ये सिंगुलर वर्ब हो गई। इन दोनों की शादी नहीं हो सकती है क्योंकि एक भी गुण नहीं मिल रहा है, 36 गुण की तो बात छोड़ो। तो ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ, 17 में आ जाओ। आपको साइनोनिम बताना है। किसका साइनोनिम बताना है, अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन वर्ड क्या है, डिहाइड्रेटेड। जरा सेंटेंस पढ़ो। आई एम पास्ड, पार्क मतलब जैसे आजकल की गर्मी पड़ रही है, आज तो लखनऊ में बहुत भयानक गर्मी है। बाहर निकलो तो लग रहा है जैसे भुट्टा नहीं भुना जाता है कढ़ाई में, ऐसे ही भुन जा रहे हैं, पार्च हो गए। तो पार्च मतलब ऐसे ही सूखे हुए, भुने हुए। डिहाइड्रेटेड का मतलब क्या हुआ, शरीर से सारा पानी निकल चुका है पसीने में, तो डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, सूख हो जाता है पानी। और टू द पॉइंट ऑफ पेन, मतलब इतना ज़्यादा पार्च हो गए हैं, इतना ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गए हैं कि मतलब दर्द की सीमा तक पहुँच गया है। तो अब यहाँ डिहाइड्रेटेड का साइनोनिम बताओ। वॉश्ड होगा या ब्रेस्ड होगा या मॉइस्टेंड होगा या ड्रेन्ड होगा। ड्रेन्ड होगा ना, क्योंकि शरीर से सारा पानी निकल जाता है तो उसको हम कहते हैं ड्रेन्ड हो गया है। वॉश्ड धोया हुआ नहीं है। ब्रेस्ड क्या मतलब होता है, किसी चीज़ के सपोर्ट में। जैसे पहले ज़माने में लोग पैंट पहनते थे तो पैंट में यहाँ पे 2 पट्टियाँ लगी रहती थी, ऐसे ऐसे 2 पट्टियाँ ऐसे लगी रहती थी, पीछे तक जाती, जैसे छोटे बच्चों के पैंट में लगी रहती है, उसको ब्रेस्ट कहा जाता है। या छप्पर वगैरह गांव में बनते हैं तो छप्पर वगैरह में यहीं लकड़ी का सपोर्ट लगा रहता है ना, छप्पर को सपोर्ट करने के लिए, उसको कहा जाता है ब्रेस्ट। किसी भी चीज़ को सपोर्ट करने, अगर आप जैसे सपोज करो पैर में चोट लगी है, लाठी लेके चलो तो लाठी आपका ब्रेस्ट होगा, तो उसे सपोर्ट करने के लिए लगता है, उसको कहते हैं। मॉइस्टेंड नमी के लिए लगेगा। अब ऊपर डिहाइड्रेटेड लिखे हो मतलब शरीर में नमी नहीं रह गई, ये सारा सूर्य भगवान पी चुके हैं पानी शरीर से निकाल के, तो क्या हो जाएंगे आप, ड्रेन्ड हो जाएंगे। 18 नंबर पे आ जाओ भाई। 18 नंबर में फिर आपको साइनोनिम बताना है किसका, गोल्डन का। गोल्डन का मतलब क्या होता है, चमचमाता हुआ, चमकीला होता है। तो इसका डल क्या हो गया, एंटोनिम हो जाएगा। डार्क एंटोनिम ग्लूमी है, तो क्या हो गए, चारों एंटोनिम हो गए। शाइनिंग, गोल्डन क्या होगा, शाइनिंग होगा, चमकीला होगा। तो ये 4th वाला आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या करें, ब्रैकेटेड टेक्स्ट जो है मतलब क्या है, वन दिस गेम सर्टेनली। इसके लिए आप सुटेबल इडियम बताओ, इसके लिए करेक्ट इडियम सजेस्ट करो। नीचे 4 इडियम दिए हुए हैं, कौन सा लगेगा यहाँ पे। देखो, डोंट स्टार्ट टू थिंक वी हैव वन दिस गेम सर्टेनली जेंटलमैन। किसी ने कहा जेंटलमैन, डोंट स्टार्ट टू थिंक, ये सोचना मत शुरू करो, ठीक है, कि हम मैच पक्का जीत लिए हैं, ये सोचना मत शुरू करो। तो वन दिस गेम सर्टेनली, किसी गेम को पक्का जीत लेना, इसके लिए सुटेबल इडियम बताओ। गॉट दिस गेम इन द बैग। गॉट दिस गेम मतलब ये गेम हमारी बैग में, ये गेम हमारी बैग में मतलब हम पक्का जीतेंगे। तो ये फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। हैव स्किन इन द गेम, हैव स्किन इन द गेम का मतलब हुआ जैसे कोई काम है, कोई इंटरप्राइज है, कोई मतलब शुरू हो रहा है कोई स्टार्टअप, उसमें मैंने पैसा लगा रखा है। हैव स्किन इन द गेम का मतलब मैं उसमें पैसा लगा रखा हूँ, मैं उसमें, मेरा उसमें पर्सनल इंटरेस्ट है।
तो ये हो जाएगा। और स्वालो द बिटर ट्रूथ, बिटर ट्रूथ स्वालो करने का मतलब क्या हुआ, कोई ऐसी बात है जिसको हजम कर पाना बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट चीज़ है, ठीक है ना। तो ये हो गया। और हेल्ड योर हॉर्सेस का मतलब क्या हुआ, होल्ड योर हॉर्स का मतलब क्या होता है भैया, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची हाँकने से बंद करो, थोड़ा उतरो, अपनी ही मत हाँकते रहो, दूसरों की भी सुनो, ठीक है ना। जो घोड़े पे बैठे हो जरा नीचे उतरो, थोड़ा सा कंसंट्रेट हो, कूल हो, फिर अच्छे से सोचो विचारो, हड़बड़ी में काम ना करो, इसी को कहते हैं होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 20 में। 20 में ये फिलर है, देखो क्या लिखा है कि मेनी पीपल मे नॉट फाइंड द रिवार्ड, तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वो इनाम नहीं मिलता, डैश विद द टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड, जो टाइम उन्होंने लगाया है किसी काम में, जो एफर्ट लगाए हैं, जैसे कोई कभी कभी होता है ना, आदमी जितनी मेहनत किया है उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग नहीं मिलता। जैसे तुम पता लगा कि स्टेट में टॉप कर दिए, पापा ने मतलब एक टॉफ़ी ला के दे दी, तो क्या होगा, मतलब यू हैव नॉट गॉट योर रिवार्ड अकॉर्डिंग टू योर, मतलब व्हाट यू डिज़र्व, जितने के लायक हो उतना नहीं मिला, तो उसको क्या कहते हैं। अब ये बिद देखो, बिद किसके साथ लगेगा, कमेंसुरेट बिद लगेगा। कमेंसुरेट बिद का मतलब क्या होता है, इन अकॉर्डिंग टू, मतलब उसके अनुसार, मेहनत के अनुसार इनाम नहीं मिला। और वर्ड जो कॉफर, कॉफर का मतलब क्या होता है, खजाना, ऐसे समझ लो कोई ऐसा ताबूत होता है, पेटी बॉक्स वगैरह होता है जिसमें बहुत खजाना वजाना रखा होता है, कॉफर। कोल्यूड का मतलब क्या होता है, साठ गांठ, साठ गांठ, साठ गांठ समझ रहे हो, 60 नॉट नहीं है ये, 60 गांठ का मतलब क्या होता है, जब अपराधियों में और अधिकारियों में मिली भगत होती है, जब नेताओं में और अपराधियों में मिली भगत, तो कोल्यूड का मतलब यही 60 गांठ, या इसको हम कह सकते हैं दूसरे वर्ड में नेक्सस, नेक्सस का मतलब मिली भगत होती है, ठीक है। कमेंसुरेट बता दिया, कैपेबल आप लोग जानते हो। 21 से लेकर के 25 तक की कहानी वही पुरानी, ठीक है। क्या करना है, पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके बाद भरना है। चलो तो पैराग्राफ ही शुरू करते हैं। अ फिगर ऑफ आर्थर, आर्थर जो जानते हो, आर्थर एक पौराणिक राजा हैं, ठीक है। एक काल्पनिक पात्र भी हो सकते हैं, हकीकत कुछ पता नहीं चला, काल्पनिक हकीकत है, ये उस तरह के पात्र हैं। पोएम्स में, अंग्रेजी की पोएम्स में ज़्यादातर एक थे जॉफ्री चौसर, नाम सुना होगा, 14वीं सेंचुरी, 1340 से 1400 के बीच का इनका टाइम है, 1340 से 1400 के बीच का टाइम है। जो लोगों ने अंग्रेजी पढ़ी होगी लिटरेचर में, उनको पता होगा कि जॉफ्री चौसर एक पोएट थे, कैंटरबरी टेल्स इन्होंने ही लिखा है। तो इनकी कहानियों, इनकी पोएम में, एक पोएम में कहानियाँ बताया करते, तो इन्हीं के में एक कैरेक्टर हुआ करते थे आर्थर। ये आर्थर जानते हो कौन से, किंग है एक, किंग आर्थर। तो ये किंग आर्थर ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, बड़े ब्रेव हैं, बहुत ही निडर हैं, फियरलेस हैं, और जहाँ भी ये देखते हैं कि कहीं पे बुराई है, कहीं अत्याचार हो रहा है, कहीं जुल्म हो रहा है, तो ये वहाँ पहुँच जाते हैं उस अत्याचार को, जुल्म को ख़त्म करने के लिए, और वहाँ पर व्यवस्था स्थापित करते हैं, वहाँ से चले आते हैं। हीरो हैं, एक लेजेंडरी हीरो हैं, लेकिन हिस्टोरिकली इनके बारे में कुछ पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि कहीं ये हकीकत में है या काल्पनिक तो नहीं है, ये सिचुएशन है। मैंने समझा दिया किंग आर्थर का थोड़ा सा परिचय। चलो, द फिगर ऑफ किंग आर्थर फर्स्ट अपीयर इन वीस पोइट्री, वीस पोइट्री में सबसे पहले इनका करेक्टर देखा था इन द डैश 6th एंड अर्ली 7th सेंचुरीज। तो अगर अर्ली 7th सेंचुरी यहाँ कहा गया, 7th सेंचुरी की शुरुआत में, तो 6th सेंचुरी के क्या होगा, लेट में होगा, ठीक है ना, इन द लेट 6th या अर्ली 7th सेंचुरी। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, लेटेस्ट 6 या लीस्ट 6 या लेटर 6 या लेट, तो लेट होगा, ठीक है, जब 6th सेंचुरी बीत रही थी उस समय की बात है, और 17th सेंचुरी जब लग रही थी। अ हीरो कौन है, ये आर्थर की बात करें। अ हीरो एक हीरो है, हु वाज डैश, जिनके बारे में माना जाता है कि इन्होंने लीड किया था ब्रिटेन्स को इन द बैटल अगेंस्ट सेक्सटन इन्वेडर। इन्वेडर अभी थोड़ी देर पहले मैंने इन्वेडर की बात बताई थी, इन्वेजन, इन्वेडर, इन्वेड करना, आक्रमण करना होता है, ठीक है ना, इन्वेड करना, और इन्वेजन छूट देना होता है। तो सेक्शन मतलब जब ये फ्रांस के ऊपर वाले पोर्शन से जब लोग सेक्शन जनजाति थी, सेक्शन एंग्लो नॉर्मन नहीं, ये जर्मनी के थे, जर्मनी के उत्तरी हिस्से ऊपरी वाले पोर्शन में जो एक जनजाति थी उनको सेक्शन कहा जाता था। इन लोगों ने इंग्लैंड पर हमला किया था, तो इनके अगेंस्ट में यही किंग आर्थर लड़े थे। तो यही कहा जाता है कि इन्होंने लड़ाई की थी, किसके लिए, ब्रिटेन्स की ओर से एंग्लो सेक्सन वार में।
आगे लिखा है कि बट इट वाज नॉट डैश द 12th century that he was first tied to his dramatic headline known as टिंटाजल। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि 12th सेंचुरी तक उनके बारे में लोग ज़्यादा जानते वानते नहीं थे। ये लेट 6th सेंचुरी या अर्ली 7th सेंचुरी के करेक्टर हैं, लेकिन 12th सेंचुरी तक, यहाँ तो तक आ जाएगा, जब तक 12th सेंचुरी है तो यहाँ पे टिल या अंटल जैसा कुछ लगेगा। ठीक है, आगे लिखा है कि द टाइमलेस पॉपुलरिटी, टाइमलेस मतलब क्या हुआ, इतने पॉपुलर हैं जिसकी कोई टाइम की कोई सीमा ही नहीं। टाइमलेस पॉपुलरिटी ऑफ आर्थर लीजेंड हैज ओवरशैडोड अ सेंट्रल अनरिजॉल्व्ड डैश। तो इनकी मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी ने एक सवाल को, अनरिजॉल्व्ड है ना, एक सेंटर और अनरिजॉल्व क्या होते हैं, रिजॉल्व होता है समस्या को हल कर लेना, अनरिजॉल्व्ड है तो क्या होगा, अनरिजॉल्व्ड या तो प्रॉब्लम हो सकती है या क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, वाज देयर रियली अ किंग, सवाल यह है कि वाज देयर रियली अ किंग, क्या वाकई में कोई किंग आर्थर था भी कि नहीं था, या एटलीस्ट अ हिस्टोरिकल प्रोटोटाइप, या कहीं वो इतिहास के प्रोटोटाइप तो नहीं है जिन पर जोफ्री चौसर की पोएम डैश करती है, मतलब डिपेंड करती है, जिन पर जोफ्री चौसर की पोएम डिपेंड करती है। चलिए, तो पहले के लिए क्या लगाया, वही 6th सेंचुरी के लास्ट में या 7th सेंचुरी के शुरू में, तो लेट 6th सेंचुरी होगा। यहाँ पर लेटेस्ट, लीस्ट और लेटर नहीं लगेगा, कंपेरिजन नहीं हो रहा, लेट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो फिलर नंबर 2, यहाँ क्या लगाना है आपको, वाज डैश, हु वाज डैश लीड ब्रिटिश। तो ये कहा जाता है कि उन्होंने सेक्शंस के अगेंस्ट जो बैटल हुआ था उसमें इंग्लैंड का नेतृत्व किया था, तो ऐसा कहा जाता है। तो हु वाज सेड टू लीड या हु वाज टोल्ड लीड, नहीं, टोल्ड के बाद टू लगाना पड़ेगा, ही वाज टोल्ड, उनके बारे में कहा जाता था। ये लीड लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो लीड के पहले टू आना पड़ेगा, तो जिसमें टू होगा, टोल्ड में नहीं है तो ये हो नहीं सकता। हु वाज टेम्ड टू मतलब कंट्रोल हो जाएगा, ब्रॉड टू ये भी नहीं लगेगा। हु वाज सेड टू, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इस युद्ध में नेतृत्व किया था, लीडरशिप की थी, गाइड किया था, कमांड किया था। अब थर्ड नंबर पे आ जाओ, देखो यहाँ क्या लगाना है, बट इट वाज नॉट डैश द 12th सेंचुरी, मतलब 12th सेंचुरी तक उनके बारे में कोई जानता नहीं था, उनका नाम वाम नहीं था, तो जब तक 12th सेंचुरी नहीं आ गई, नन, बट इट वाज नन द 12th सेंचुरी, ना जी, इट वाज बियॉन्ड द, नहीं, इट वाज अनटिल द 12th सेंचुरी या अनलेस द 10th सेंचुरी। अनटिल हमने क्यों काट दिया है यार, गड़बड़ हो गया, धोखे से कट गया। इट वाज नॉट अनटिल द 10th सेंचुरी या अनलेस द 12th सेंचुरी, तो अनलेस मतलब होता है यदि नहीं, टाइम के लिए क्या लगता है, अनटिल लगता है, जब तक 12th सेंचुरी नहीं आ गई, मतलब 12th सेंचुरी तक उनके बारे में कोई कुछ जानता नहीं था। नेक्स्ट में आ जाओ, अब आगे कहाँ पे, 4 अनरिजॉल्व। देखो जब सीधा सीधा लिखा है, उनकी पॉपुलरिटी इतनी ज़्यादा थी, उनकी पॉपुलरिटी ने ओवरशैडो कर दिया एक बहुत ही सेंट्रल और अनरिजॉल्व, मतलब जो सुलझा नहीं था, एक ऐसा सवाल जो उसको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया, एक अनसुलझा के बाद यहाँ क्या लगाओ, अनसुलझा मैथ्स होगा, अनसुलझा कमोशन होगा, अनसुलझा क्वेश्चन होगा, या अनसुलझा एस्टेब्लिशमेंट होगा। तो अनसुलझा क्वेश्चन होता है, यही चीज़ है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो अनसॉल्व्ड, अनरिजॉल्व, रिजॉल्व लिखा है, जो सुलझाया ना गया हो, क्या होगा, क्वेश्चन लगेगा यहाँ पर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आज का आखिरी, फिलर नंबर 5। यहाँ का करना होगा, जिन्होंने कहा कि क्या ये कोई कल्पना है या कोई हिस्टोरिकल प्रोटोटाइप है जिन पर जोफ्री चौसर की वो पोएम क्या है, डैश, तो जिस पर उनकी पोएम क्या है, बेस्ड है। केज्ड मतलब पिंजरे में बंद, हैंग्ड का मतलब फांसी दे दिया गया है, फाउंड का मतलब पाई गई है। तो यह क्या होगा, यहाँ होगा जिन पर उनकी पोएम बेस्ड है। क्लियर हो गया, चलिए, तो ये हम लोग 25 क्वेश्चन कर लिए। आज कौन सा था, 14 जून का फर्स्ट वाला सेट था। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय दीजिएगा। अब हम इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे रात में 10 बजे फिलर्स के साथ में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।